नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, कर्नाटक और तेलंगाना को अगर हम छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत में कभी पांव नहीं जमे। हां, आंध्र प्रदेश में जरूर कभी कभार इक्का दुक्का सीटें आती रही हैं। 1984 में जब देश भर में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें आई थी तो उनमें से एक आज के तेलंगाना से थी, जो उस समय आंध्र प्रदेश में था। हालांकि दक्षिण के 5 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती थी, और वह भी बिना किसी गठबंधन के। भाजपा 29 सीटें जीती थी, 25 कर्नाटक से और 4 तेलंगाना से। लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से एक भी सीट नहीं जीती थी। और कांग्रेस 27 सीटें जीती थी, जिनमें से 15 केरल में जीती थी और 8 तमिलनाडु में द्रमुक के साथ गठबंधन के कारण जीती थी, और 1 सीट वह कर्नाटक में जीती और 3 तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई थी। लेकिन तमिलनाडु और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा के पांव कभी नहीं जमे। इसका कारण यह है कि भाजपा को इन दोनों ही राज्यों में हिंदी भाषी और अपर कास्ट की पार्टी माना जाता है। इसलिए भाजपा का प्रवेश अपने आप कभी नहीं हुआ। तमिलनाडु में जब कभी गठबंधन के साथ रही तो उसका प्रवेश हुआ, लेकिन इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही राज्यों में जोरदार एंट्री करने जा रही है। हम केरल की आज बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में बात आज तमिलनाडु की करेंगे। केरल में तो सिर्फ एंट्री का सवाल लग रहा है। 4 सीटों पर वह दमदार ढंग से लड़ रही है और एक आध सीट जीत सकती है, जैसे त्रिशूर को माना जा रहा है कि वह वहां कांटेदार टक्कर हो रही है। लेकिन तमिलनाडु, जहां के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की देश भर में चर्चा हो रही है। कोई नहीं जानता कि केरल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कोई नहीं जानता कि आंध्र में कौन है, लेकिन कर्नाटक में भी कोई नहीं जानता। तेलंगाना में भी अभी हाल ही में बदला था प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन उसका नाम भी कोई नहीं जानता, हालांकि वो केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन तमिलनाडु में अन्नामलाई की लोकप्रियता वैसी ही हो गई है जैसी यूपी में योगी आदित्यनाथ की है। उन्हें लोग तमिलनाडु का मोदी भी कह रहे हैं। अन्नामलाई ने गैर द्रविड़ वोटरों को एकजुट करने का अद्भुत काम किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट जातियों को एकजुट करके हरियाणा का चुनाव जीता था। हरियाणा में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं बनी थी। भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर की पार्टी, 3 नंबर की पार्टी थी, मतलब 2 नंबर की पार्टी के साथ गठजोड़ में रहती थी, छोटे भाई की तरह। अन्नामलाई की दिन रात की मेहनत ने चुनाव पूर्व के सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में दूसरे नंबर पर लाकर के खड़ा कर दिया है। भाजपा इस बार कांग्रेस और अन्ना द्रमुक से आगे निकलती दिखाई दे रही है। 1967 के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां द्रमुक या अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही हैं। 1967 के बाद या तो द्रमुक की सरकार वहां बनी या अन्ना द्रमुक की बनी, दोनों द्रविड़ पार्टियां। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किसी गठबंधन में नहीं थी, तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन भाजपा 1 सीट जीत गई थी। हम भाजपा की यात्रा को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1999 में जब सोनिया गांधी ने जयललिता के साथ सांठगांठ करके 1 वोट से वाजपेयी की सरकार गिराई थी, तो कांग्रेस ने अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, और अन्ना द्रमुक कांग्रेस के साथ चली गई थी तो उसकी प्रतिद्वंदी द्रमुक भाजपा के साथ आ गई थी। और उस चुनाव में जो मध्यवर्ती चुनाव हुआ
उस चुनाव में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की जोरदार एंट्री हुई थी, क्योंकि बेईमानी से जयललिता और सोनिया गांधी ने मिलकर वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरा दी थी। भारतीय जनता पार्टी द्रमुक के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी और नीलगिरी, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और नागरकोइल ये 4 सीटें जीत गई थी। 2 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी। इनमें से एक सीट शिवगंगा कांग्रेस से 23,000 वोटों से हारी थी और दूसरी सीट तेनकाशी अन्ना द्रमुक से सिर्फ 883 वोटों से हारी थी। करीब करीब पूरे 5 साल द्रमुक वाजपेयी सरकार में भाजपा के साथ एनडीए में रही। 2004 के चुनावों से पहले द्रमुक भाजपा का साथ छोड़ गई और अन्ना द्रमुक फिर साथ आ गई। वहां यही होता है, एक पार्टी उधर गई तो दूसरी इधर आई, यही चलता है। लेकिन उस चुनाव में एनडीए का पूरी तरह सफाया हो गया था। द्रमुक जो भाजपा को छोड़कर गई थी वह 16 सीटें जीती और कांग्रेस 10 सीटें जीत गई। उस गठबंधन में द्रमुक ने कांग्रेस को 10 सीटें चुनाव लड़ने को दी थी, वो 10 की 10 जीत गई और द्रमुक खुद 17 सीटें लड़ी थी और 16 जीत गई। बाकी सारी सीटें भी इस गठबंधन को मिल गई। लेकिन 2009 में भी यही गठबंधन रहा, लेकिन चुनाव एकदम चेंज हो गया। अन्ना द्रमुक 39 में से 12 सीटें जीत गई। यूपीए 2009 में दोबारा सत्ता में आई थी और उसकी सीटें भी बढ़ी थी, खुद कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस की सीटें घट गई, 10 से 8 हो गई। यह इतिहास मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी इतिहास में से आज की तस्वीर निकलकर आ रही है। 2014 में वह टर्निंग पॉइंट आता है जब भाजपा पहली बार अपने बूते पर केंद्र में सरकार बनाती है। यही वह चुनाव था जब भाजपा ने द्रमुक या अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन नहीं किया था। भाजपा ने छोटे छोटे 7 दलों के साथ मिलकर अपना मोर्चा बनाया और तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश की। भाजपा ने कन्याकुमारी की 1 सीट जीती जब वह किसी गठबंधन में नहीं थी और उसके सहयोगी पीएमके ने भी 1 सीट जीती। भाजपा के गठबंधन को 18.80% वोट मिले थे। बाकी सारी 37 सीटें अन्ना द्रमुक जीत गई थी। इसका कारण था यूपीए सरकार में द्रमुक के मंत्रियों का अंधाधुंध भ्रष्टाचार, जिससे ए राजा और कन्नीमुडी को जेल जाना पड़ा था। इसके अलावा भी द्रमुक के जितने मंत्री केंद्र सरकार में थे वे सब भ्रष्टाचार में लथपथ थे। 2G घोटाला और कोयला घोटाला ये सब उसी समय हुआ था और उसमें द्रमुक के मंत्री शामिल थे। इस कारण द्रमुक का सफाया हो गया, जिस कारण द्रमुक और कांग्रेस का गठबंधन भी टूट गया। उस भ्रष्टाचार के कारण टूट गया था, तो दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। भाजपा तो 1 सीट जीत गई थी, लेकिन कांग्रेस 39 सीटें लड़कर के 1 भी सीट नहीं जीत पाई, क्योंकि उसकी जो छवि भ्रष्टाचार की पूरे देश में बन गई थी, उसका नतीजा द्रमुक को भी भुगतना पड़ा और कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा। 2019 में मोदी का दूसरा चुनाव था। द्रमुक दोबारा कांग्रेस के साथ चली गई। कांग्रेस और द्रमुक दोनों ने फिर से गठजोड़ कर लिया, क्योंकि दोनों के बिना वो अधूरे थे एक दूसरे से। और इस चुनाव में यानी 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव में डीएमके 20 और कांग्रेस 8 सीटें जीती। कांग्रेस 8 सीटें और 12% वोट मिला था उनको। भाजपा अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन में थी, जिसमें उसने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 2014 में जीती हुई सीट भी हार गई जब वह किसी गठबंधन के साथ नहीं थी और बिना गठबंधन के वह 1 सीट कन्याकुमारी की जीती थी। उसका वोट प्रतिशत भी भाजपा का घट करके 3.86% पर आ गया। अन्ना द्रमुक का सफाया हो गया था,
तो उसके साथ भाजपा का भी सफाया हो गया। अन्ना द्रमुक सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। तो इसी इतिहास से भाजपा ने सबक सीखा। उसने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद ही फैसला कर लिया था कि वह लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी, मन बना लिया था। भाजपा को अन्नामलाई नाम का जुझारू नेता मिल गया था, जिसने प्रदेश भर में यात्राएं करके भाजपा को अन्ना द्रमुक के विकल्प के रूप में खड़ा करना शुरू कर दिया था। अब अन्ना द्रमुक को भी यह महसूस हो गया कि भाजपा उसका स्थान लेने की कोशिश कर रही है, तो उसने फरवरी में भाजपा से नाता तोड़ लिया। भाजपा लोकसभा का यह चुनाव 2014 वाली रणनीति पर लड़ रही है। उसने छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया है और खबर यह आ रही है, मैं सर्वेक्षणों की बात कर रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी 6 से 8 सीटों पर मुकाबले में है। सर्वेक्षणों में उसका वोट प्रतिशत भी कोई 19% के आसपास बताया जा रहा है और अन्ना द्रमुक का वोट प्रतिशत 17 से 18% के बीच में बताया जा रहा है। यानी द्रमुक के बाद भाजपा का गठबंधन, भाजपा दूसरे नंबर पर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर भाजपा पिछला आंकड़ा जब उसने द्रमुक के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थी, वहां पर भी पहुंच जाती है, यानी बिना किसी द्रविड़ दल के साथ गठबंधन किए अगर भाजपा 4 या 5 सीटें जीत लेती है तो दक्षिण में भाजपा की सीटें कांग्रेस से निश्चित रूप से काफी ज्यादा होंगी। हालांकि पिछली बार भी 2 सीटें ज्यादा थी, लेकिन इस बार अंतर और ज्यादा हो जाएगा। और यह जो कहा जा रहा है कि भाजपा हिंदी बेल्ट की पार्टी है, वह लेबल टूट जाएगा, वह लेबल उसका खत्म हो जाएगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।